नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीप जॉब अलर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड सिलेबस, जिसमें आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए HSA, DHVN, UHVN और अदर स्टेट एग्जाम, DMRC हो गया, DRDO हो गया और टेक्निकल हेल्पर और रेलवे में जहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं या वहाँ पर आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से शुरुआत करें। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अभी हम थर्ड चैप्टर से लेकर 7th चैप्टर तक कवर इस वीडियो में करेंगे। जो थर्ड चैप्टर आपका सेल और बैटरी है, ठीक है। इसमें सेल क्या होता है? एक ऐसी स्थितिक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में। इसे सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है जैसे दिखा रखा है प्लस और नेगेटिव भी, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल। जिन सेल में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाली स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं। वोल्टिक सेल। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है, एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़ और तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। ये डैनियल सेल क्या होता है? कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्र युक्त छज्जा यानी कि बालकनी नाम बना होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 के ठोस रवे भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। यह एक लंबे बेलनाकार रंध्र पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा जाता है और इसके बीच में एक जस्ते की छड़ छोड़ी जाती है जो एनोड का कार्य करती है। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल EMF कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट होता है, जो स्थिर होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। लकन-चलांची सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है और इलेक्ट्रोलाइट डुबोई जस्ते की छड़ का एनोड का कार्य करती है। इसमें विद्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO4 रहता है। लकन-चलांची सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। वोल्टिक अथवा लकन-चलांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना क्षुद्रावसादन कहलाता है। शुष्क सेल कहता है ड्राई सेल। शुष्क सेल लकन सेल का ही संशोधित रूप है, जिसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है और जो एनोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन डाइऑक्साइड की छड़ स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी जाती है। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में, दीवार की घड़ी में, विद्युत घंटी में आदि उपकरणों में उपयोग होता है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विद्रुवक होती है। मरकरी सेल। इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण HgO एक परत होती है जो विद्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। इसमें पोटासियम डाइऑक्साइड की लुगदी जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसका व्यास 4 मिलीमीटर तक तथा ऊंचाई 2.5 मिलीमीटर तक होता है।
इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग कलाई की घड़ियों की पॉकेट कैलकुलेटर आदि में प्रयोग किया जाता है। जो छोटे वाले सेल होते हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। सिल्वर डाइऑक्साइड सेल, इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है, लेकिन इसमें HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्रयोग किया जाता है, यानी मरकरी की जगह पर क्या सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग कर लिया जाता है। इसका EMF 1.5 वोल्ट होता है। यह मरकरी की अपेक्षा महंगा होता है और इसकी दक्षता उच्च होती है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में होता है। द्वितीयक सेल, इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है और यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसमें पुनरावेशित किया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसे संचित सेल भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रमुख भाग युक्त होते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में क्या होती है कि बैटरी की भांति ऊपर होता है जो काम करती है, साथ में इसके साथ बैटरी अटैच होती है। इसके प्रमुख युक्त है धन प्लेट होती है, यह लेड पेरोक्साइड का बना होता है और यह कैथोड होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे रंग का होता है। ऋण प्लेट, यह स्पंजी शीशा का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था पर यह स्लेटी रंग का होता है। विद्युत अपघटन, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में धनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें जल और अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.285 होती है, यानी 1280 से 1300 तक होती है। चार्ज लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट चढ़ा होता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। जब हम देखते हैं कई बार जैसे कि बैटरी वगैरह चार्ज नहीं हो रही तो हम देखते हैं उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, डस्ट चढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण हम गर्म पानी से उसको क्या करते हैं, साफ, ताकि बैटरी की दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेटों को डुबोया जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 मिलीमीटर ऊपर तक रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का सतह प्लेटों के नीचे हो जाए तो उनकी अक्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। स्टोरेज बैटरी को EMF इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। सेपरेटर, क्या धन और ऋण प्लेटों के आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच में अचालक रखा जाता है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। कंटेनर क्या होता है, यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे। इसी के अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघटन, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। वेंट कैप क्या होता है, यह एक बैटरी के ऊपर में बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की डुबोई हुई कमी को पूरा किया जाता है। चार्जिंग के वक्त को इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैसें इससे बाहर आ सके। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। लेड एसिड सेल का औसत विभवांतर बल क्या होता है, EMF 2.2 वोल्ट होता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को डुबोकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए। लेड एसिड में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं, यानी लेड एसिड बैटरी में जब भी हम गैस निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इसी बैटरी के डिस्चार्ज का समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। लेड एसिड बैटरी की एम्पीयर घंटे दक्षता 90 से
5% रहती है। इसकी अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष है। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब ये बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज होनी चाहिए। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 होता है। एडिशन सेल क्या होता है? निकेल आयरन NiFe सेल। यह एक क्षारीय सेल है। इसमें एक स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील को बेलनाकार प्लेटें धन प्लेट का कार्य करती हैं। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उनमें आयरन हाइड्रेट चूर्ण भरा जाता है और एनोड ऋणावेश का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटासियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। यह एक तरस्केंडरी सेल होता है। निकेल कैडमियम सेल, यह भी एक सेल है। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान ही होती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग की जाती है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। बैटरी क्या होती है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जैसे कई सेलों के एकत्रित हो जाने से जो नई ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बैटरी से वो कहलाती है। सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में हो गया। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी विद्युत वाहक बल यदि हमने अधिक प्राप्त करना हो तो सभी सेलों को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जिससे विद्युत वाहक बल अधिक पैदा होगा। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विभवांतर बल AT = NE, यहाँ तक N सेलों की संख्या है। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध R हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इस प्रकार होगी। करंट NE/NR/R। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी रूप में जोड़ना चाहिए। समांतर समूह क्या था? पैरेलल सीरीज। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किसमें? समांतर क्रम में यूज करेंगे। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विभवांतर बल AT व AT = E। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध R हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल विद्युत धारा कितनी होगी? I = यानी कि करंट यानी विद्युत धारा E/R1 + R1/N। यह एक N समांतर क्रम में जुड़े सेलों की संख्या है। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तब सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ना चाहिए। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे मिक्स क्रम कहते हैं। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों क्रम एक साथ यूज कर लें तो उसको क्या कहेंगे? हम मिक्स क्रम कहते हैं, यानी कि मिक्स्ड ग्रुप कहते हैं। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। बैटरी की अक्षमता एम्पीयर घंटे में व्यक्त की जाती है। एम्पीयर घंटे बैटरी की अक्षमता = धारा एम्पीयर में मल्टीप्लाई में समय घंटे में होता है। बैटरी एम्पीयर प्रति घंटा दक्षता होती है। डिस्चार्जिंग अपॉन में चार्जिंग माइनस में एम्पीयर घंटे, चार्जिंग माइनस में एम्पीयर घंटे मल्टीप्लाई में 100। ये सूत्र होता है आपका बैटरी के एम्पीयर प्रति घंटा दक्षता निकालने का। लेड एसिड बैटरी का एम्पीयर घंटा दक्षता 90 से 95% होती है। बैटरी की वाट घंटा दक्षता N = बैटरी पर घंटा होती है। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक होता है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज पर निर्भर करती है। बैटरी चार्जिंग। जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही
डिस्चार्ज होने पर पुनः ही भारी डीसी स्रोत में जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी स्रोत की जरूरत होती है। इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे तथा ऋण संयोजक के स्रोत के ऋण सिरे में संयोजित किया जाता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने के लिए व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफेद हो जाता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, प्लेट का रंग क्या होगा, सफेद हो जाएगा। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड बनाती है और नेगेटिव प्लेट संयोजी लेड बनाती है। बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन भी अधिक होगा। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। यदि बैटरी के चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज पूर्ण रूप तक करंट बढ़ता है। स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज और पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। किसी स्टोरेज बैटरी की अक्षमता उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? सल्फेक्शन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनः जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दूर सामान्य चार्जिंग धारा की 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेंगे इस चैप्टर के? बैटरी को डिस्चार्ज के समय सेल को वोल्टेज घटती है। विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ती है। बैटरी की स्थिति उच्च दर पर डिस्चार्ज से निर्धारित की जा सकती है। विद्युत अपघटन में कैथोड के पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, करंट के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक समय का गुणनफल होता है। विद्युत अपघटन में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है और स्थानीय क्रिया कहलाता है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें गैस बाहर निकलती है तो गैसिंग कहते हैं। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत रासायनिक के केवल प्राथमिक सेल के लिए रिसीवेबल नहीं है। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। सामान्य सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल होता है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है, इसलिए इस बैटरी से पहले जल डालने से इसके बाद अम्ल कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। कैथोड पर जमा हुआ धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती Q। जो कि क्या Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है आपका। अभी चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, चुंबक और विद्युत चुंबक, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की अक्षमता और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होता है? एक ऐसा पिंड होता है जिसमें लोहा निकल आदि अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचने के गुण होते हैं जिसमें लोहा निकल को। और स्वतंत्र पूर्व जिसको हम लटकाएं तो केवल दो ही दिशा में होगा, कौन सी? उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा, तो वो क्या कहलाता है? चुंबक। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है और इसका मैग्नेटाइट है Fe3O4। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अति सूक्ष्म भागों में काटे जाने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या फिर भी 2 ही रहेगी आपकी। कितने भागों में आप काटे तो चुंबक को केवल 2 ही
भाग हैं उसके दोनों दिशा किस में रहेगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक में दोनों ध्रुवों की द्रव्य सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ के बराबर होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों तथा सबसे कम बीच में होती है। प्रबलता की सबसे अधिक प्रबलता तो ध्रुवों को होगी, सबसे कम किस में होगी, केंद्र में यानी कि बीच में होगी आपके चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्योतिर्मय लंबाई कहते हैं और तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक के ठीक मध्य भाग में क्या हुआ, चुंबकत्व नहीं होता। सेंट्रो पे चुंबकत्व सबसे अधिक ज्यादा होता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, फिर ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी कि दो चुंबकों के दोनों समान ध्रुव होंगे तो दोनों प्रतिकर्षित यानी कि एक दूसरे को धकेलेंगे, और यदि विपरीत ध्रुव होंगे तो एक दोनों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे की आकर्षित करने का गुण होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे कि चुंबक पदार्थ पत्थर हो गया, मैग्नेट्रॉन। कृत्रिम चुंबक कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाने की विधि भी कई अनेक प्रकार की होती है। ये विभिन्न आकृति में हो सकते हैं। छड़ चुंबक हो गया, घोड़ानाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक होते हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उनकी क्षमता प्राकृतिक चुंबक से बहुत अधिक होती है। चुंबक के प्रकार कौन से होते हैं, स्थायी चुंबक, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबक तो समाप्त होता है, स्थानीय चुंबक कहलाता है। ये लाउड स्पीकर हो गया, द्विसूचक हो गया, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एल्निको एल्कोनेक्स। स्थानीय चुंबक का इस्पात का बना होता है। जो स्थायी चुंबक हो किसका बना होता है, इस्पात का। एल्निको में एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट एवं लोहा होता है। एल्कोनेक्स में एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल और लोहा होता है। अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबक तो समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। जो शीघ्र बन जाए और शीघ्र इसके चुंबक तो समाप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को नरम लोहे या मृदु लोहे का बना जाता है। विद्युत घंटे या डायनेमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके चुंबकता का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। परिनालिका पर लिपटे तार के घेरों की संख्या, लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता। बैटरी हो गया कि ये आयरन वॉल हो गया, ये वायर होगी, ये कंट्रोल वायर होगा, ये बैटरी से आपके कनेक्ट होगी तो चुंबक तो पैदा करेगा आपका। विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द क्या है, चुंबकीय परिपथ चुंबकीय बल रेखा में पूर्ण एवं बंद मार्ग में चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है तो वो चुंबक तो क्षेत्र कहलाएगा। चुंबक क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला है। इसका सीधे मात्रक गैस होता है। एक कोस 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व बल का वाहक बल, जिस प्रकार विद्युत परिपथों में विद्युत विभवांतर का बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रभावित कराता है, उसी प्रकार चुंबकत्व बल चुंबकीय परिपथों से चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है।
इसकी इकाई एम्पीयर टर्न होती है। इसे NI से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबक पर लगने वाले बल की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर माप होगी। चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स। इसकी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका SI मात्रक वेबर है। इसे फाई से सूचित किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स को। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है और उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल A है तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होगा? B = φ/A। B चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व होता है। फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। नोट: चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स के घनत्व पर पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहलाता है? यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती हैं, तो इसे अंगूठे का नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का कार्क पेच नियम यानी कि टाइट करने वाला नियम क्या होगा? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेच आगे बढ़ने से दिशा धारा का प्रकट करती है और पेच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा होती है। यह मैक्सवेल इक्वल टू किसके बराबर होता है? 10⁸ वेबर के बराबर होता है। एक मैक्सवेल आपका। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहलाता है? चुंबक क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे से लंबवत फैला जाए तो अंगूठे पर लगने वाला बल को दिखाएगा और मध्य विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। जिस तरह से हाथ को हम इस तरह से फैलाया जाए जिसमें क्या होगा, जो अंगूठा आपका बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्य में एक दूसरे को लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा पर लगने वाला बल दिखाएगा, अंगूठा बल दिखाएगा और मध्य में उंगली विद्युत धारा को दिखाएगी और तर्जनी उंगली क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर जनित्र पर आधारित होता है यानी कि जनरेटर पर आधारित होता है। और फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम किस पर आधारित होगा? मोटर पे। वाम हस्त का नियम तो मोटर पे, लेफ्ट हैंड तो मोटर पे और राइट हैंड किस पे होगा? आपका जनरेटर पे। इस फ्लेम नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाली विभवांतर बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ के प्रथम की दो उंगलियां तथा अंगूठों को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं अंगूठा पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे और दूसरी बीच वाली उंगली पे उस चालक को प्रेरित विभवांतर बल की दिशा को इंगित करेंगे। फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या कहते हैं? प्रथम नियम: जब किसी बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब किसी चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। द्वितीय नियम क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती और या समानुपाती होता है। लेंज का नियम क्या कहलाएगा? लेंज का नियम: किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रिलक्टेंस क्या होता है? विद्युत परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर टर्न होता है, अपॉन में वेबर होता है। इसकी इकाई हेनरी
पर मीटर भी होती है, हेनरी की पावर -1 होती है। चुंबकीयशीलता क्या कहलाती है? परमेबिलिटी क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व और चुंबक बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसके कोई मात्रक नहीं होता। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। प्रतिदिष्टता क्या कहलाती है? विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी कहते हैं। प्रवेशकता क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसे चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे प्रवेशकता यानी कि प्रीमियंस कहलाता है। ये रिलेक्टेंस का विलोम होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 प्रत्यावर्ती धारा और बहुलकता प्रणाली यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम। प्रत्यावर्ती धारा क्या आते हैं? प्रत्यावर्ती धारा हमने जैसे पहले पढ़ी थी, एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो घरों में हमारी यूज होती है उसको। जब बैटरी के द्वारा हम उस ऊर्जा को यूज करते हैं तो वह डिस्ट धारा में आ जाती है यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है आपकी, अप जाएगी फिर डाउन आएगी, पॉइंट पे आके आपसे डाउन आएगी, फिर अप होगी, आपसे अप डाउन चलती रहेगी। ये एसी में प्रयोग होती है आपकी एसी। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा जिसका मान प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा एसी कहलाती है। हमारे देश में एसी का उत्पन्न करने की सामान्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, दिष्ट धारा यानी कि डीसी कहलाती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका प्रतीक एफ होता है। जहां टी समयांतराल होता है उसका नजदीकी श्रृंखला गर्त होता है। आवृत्ति की इकाई क्या आती है? साइकिल पर सेकंड यानी कि हर्ट्ज होती है आपकी। फ्रीक्वेंसी क्या आता है? Np/120, जहां n कुंडली घूमने की गति प्रति मिनट है और p ध्रुवों की संख्या है। एसी का समीकरण क्या आता है? I=I0 sin ओमेगा टी, जो डब्ल्यू होता है वो ओमेगा का निशान होता है आपका। तत्कालिक मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। शिखर मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का धन तथा ऋण आवेश ऋण दिशा में अधिकतम मान का शिखर मान कहलाते हैं। शिखर मान जैसे क्या होता है? शिखर मान ये हुआ था जैसे कि ऊपर गया आपका मैक्सिमम गया और नीचे अप होके माइनस में आया, ये भी आपका शिखर मान होता है। यानी कि नीचे से नीचे तक जाना और ऊंचाई तक जाना और शिखर मान कहलाएगा आपका। वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी उतने समय में डीसी उत्पन्न करती है। प्राय सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। औसतन मान कहता है एवरेज वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को आधे चक्कर में तत्कालिक मानों का औसतन मान कहलाता है। करंट औसतन मान इक्वल है 0.637 आई मैक्सिमम हो गया। गणनाओं में एसी का औसतन मान प्रयोग किया जाता है। शिखर गुणांक एवं श्रृंग गुणांक यानी पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। परिवर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता के शिखर मान को आरएमएस मान के अनुपात के पीक फैक्टर व क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। रूट गुणांक फॉर्म फैक्टर कहता है परिवर्तित धारा अथवा वोल्टता के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होता है। कुछ महत्वपूर्ण होता है जैसे वेव होती है आपकी सिनुसोइडल वेव ऐसे होगी, एचडब्ल्यू ऐसे होगी, बैंडविड्थ ऐसे होगी, रेक्टेंगुलर वैसे होगी, ट्रायंगुलर ऐसे चलेगी आपकी। ये होती है वेव के सिंबल।
एम एस वैल्यू ये होती है आपकी दर्शाई है, एवरेज वैल्यू ये चलेंगी, फॉर्म फैक्टर में ये चलेगा आपका, पिक फैक्टर में ये है आपकी सारी वैल्यू। इन फेज क्या होगा, यदि दो प्रतिवर्ती राशियों जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज के साथ साथ बढ़ती हुई एक ही समय में अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे इन फेज राशियां कहलाती हैं, यानी कि उनके कोण के बीच का योग 0 डिग्री होता है। आउट ऑफ फेज क्या होता है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ घटती बढ़ती कुछ अंशों के अंतर पर शिखर मान पर पहुंचती हैं तो आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती हैं। अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो वे क्वाड्रेचर तथा 180 डिग्री हो तो एंटी फेज कहलाती हैं। अनुगामी तथा पश्चगामी राशियां क्या कहलाती हैं, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशियों की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे और लीडिंग राशि कहलाती है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशियों की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान तक पहुंचे लैगिंग राशि कहलाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है, जिस ऐसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टता इन फेज रहते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की शक्ति गुणांक इकाई होता है इंडक्टर या चौक। वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावी चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे के रूप प्रदान कर दिया जाता है तो उसे इंडक्टर या चौक कहते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक एल तथा मात्रक हेनरी होते हैं। इंडक्शन का प्रतीक तो एल होता है और मात्रक क्या होता है, इसका हेनरी होता है मात्रक। प्रतिरोधों की भांति इंडक्टेंस को भी समूहन की जरूरत पड़ती है, जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में इंडक्टेंस इसका L1 प्लस L2 प्लस L3 यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं आपके। समांतर क्रम में 1/LT इक्वल टू क्या होता है, 1/L1 प्लस में 1/L2 प्लस में 1/L3, ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे आपके। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रभाव के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक होता है एक्सएल तथा मात्रक ओम होता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, एल इंडक्टेंस होता है, हेनरी इसकी इकाई होती है इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस युक्त परिपथ विद्युत धारा की गणना क्या होती है, आई एल इक्वल टू वी अपॉन में एक्सएल। आई एल विद्युत धारा एम्पियर को, वी वोल्ट था, वी यानी कि वोल्ट यानी वोल्ट्स। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ क्या होता है, केवल इंडक्टर अथवा चौक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं होता है, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा या वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। साधित्र यानी कैपेसिटर किसी अचालक पदार्थों से पृथक की गई दो चालक प्लेटों में निर्मित एक ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेशित एकत्रित कर सके और साधित्र या कंडक्शन कहलाती है। साधित्र को ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित किया जाता है। साधित्र यानी कि कैपेसिटर कहलाता है। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता मान में होने वाले परिवर्तनों में प्रतिरोध करता है, धारिता कहलाता है। इसका प्रतीक सी तथा मात्रक फैराड होता है। साधित्र प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रतिवर्ती धारा का प्रभाव के लिए किसी साधित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिरोध विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक XE तथा मात्रक ओम होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निम्न सूत्र से किया जाता है, F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, C धारिता फैराड में। साधित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना
आई इक्वल टू वी अपॉन में एक्सी, यानी आई विद्युत धारा एम्पीयर में वी वोल्टता होती है। शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध साधितर परिपथ, तो साधितर ऐसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं होता, क्योंकि चालक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कहते हैं किसी ऐसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। इसका प्रतीक Z तथा मात्रक ओम होता है। इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है और प्रतीक क्या होता है? Z। इम्पीडेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस से बनता है। श्रेणी RL परिपथ या सीरीज RL सर्किट, इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि R परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा XL इंडक्टिंग रिएक्टेंस हो तो इम्पीडेंस Z क्या होगी? Z इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस में XL √। यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई इक्वल टू R अपॉन में Z। शक्ति व्यय यानी कि पावर VI cos फाई। श्रेणी R से परिपथ में सीरीज सर्किट में इस परिपथ में प्रतिरोध तथा साधितर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। आपके विद्युत धारा के आगे बढ़ने के कोण फाई के द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R अपॉन में Z होता है तथा शक्ति व्यय P इक्वल टू VI cos फाई होता है। श्रेणी RLC परिपथ क्या होता है? इस परिपथ में प्रतिरोधक इंडक्टर साधितर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि प्रतिरोध R इंडक्टिव रिएक्टेंस XL तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट XL का स्क्वायर फाई XC का स्क्वायर। उपयुक्त सूत्र में चिन्ह जो दर्शाया तात्पर्य अंतर होता है, जो अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर अंतर प्राप्त करते हैं। यदि दाहिने उल्टा का फेज का अंतर फाई हो तो पावर फैक्टर होगा cos फाई इक्वल टू R अपॉन में Z। P क्या होगी? शक्ति पावर इक्वल टू VI cos फाई। अनुनाद क्या होता है यानी रेजोनेंस क्या होता है? इसी श्रेणी में RLC परिपथ में वह स्थिति जिसमें XL इक्वल टू XC हो जाए तो रेजोनेंस कहलाती है, और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। सीरीज रेजोनेंस परिपथ में कुल रिएक्टेंस 0 हो जाएगा तथा इम्पीडेंस परिपथ में कुल प्रतिरोध भी बराबर हो जाता है। आभासी शक्ति क्या थी? एपेरेंट पावर। AC परिपथ में धारा तथा वोल्टता में वर्ग के मध्य मूल्य मानों के गुणनफल VI को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे VI वोल्ट एम्पीयर से व्यक्त करते हैं तथा बड़ी इकाई में kVA है। वास्तविक शक्ति AC परिपथों में आभासी तथा शक्ति गुणांक गुणनफल में वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे VI cos फाई इक्वल टू ओमेगा से व्यक्त करते हैं तथा इकाई W को वाट या किलोवाट है। प्रतिकारक शक्ति रिएक्टिव पावर। आभासी शक्ति VI अथवा धारा वोल्टता के फेज का कोण साई फाई के गुणनफल के VI साइन फाई के प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। इसे वाटहीन पावर भी कहते हैं। इसकी इकाई प्रतिकारक वोल्ट एम्पीयर VR प्रतिकारक किलोवाट एम्पीयर। नोट, यदि शुद्ध प्रेरक तथा साधित परिपथों में शक्ति व्यय 0 होता है, अर्थात ऐसे परिपथ शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है। प्रतिकारक शक्ति V साइन कोई भी उपयोगी कार्य नहीं करता। पावर फैक्टर कहता है ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर क्या होता है? वास्तविक शक्ति अनुपात में आभासी शक्ति। दूसरे शब्दों में ऐसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच में बने कोण को पावर फैक्टर कहते हैं। AC परिपथ में प्रतिरोध तथा इम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर इक्वल टू तो cos फाई इक्वल टू R अपॉन में Z। किसी उपयोगिता के लिए सामान्यतः 0.95 पश्चवर्ती सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होता है।
पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता। पावर फैक्टर का अधिकतम मान तो क्या होगा, 1 होगा और इसका कोई मात्रक नहीं होता। पावर फैक्टर यूनिटी क्या होता है, एक्सी इक्वल एक्सएल। लीडिंग क्या होगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल से, और लेगिंग क्या होगा, एक्सी लेस देन है एक्सएल से। प्रेयसता यानी कि एडमिटेंस एडमिटेंस किसी एसी परिवर्तन में इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। इसका मात्रक म्यो या साइमन होता है। म्यो या साइमन होता है, इसे वाई से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश कंडक्टेंस जी और स्पिरेंस बीटा होते हैं। चालकता प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है और इसे जी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक को म्यो तथा साइमन होता है। अनुकार्यता या सस्पेंटेंस रिएक्टेंस का विलोम सस्पेंटेंस कहलाता है और इसे बी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक को म्यो तथा साइमन होता है। परिवर्ती धारिता तथा विभवांतर बल का समीकरण क्या होता है, V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है। V वोल्टता का तत्कालिक मान होता है, I विद्युत धारा का तत्कालिक मान, वोल्टता के शिखर का मान का। V मैक्सिमम क्या होता है, विद्युत धारा का शिखर मान। ओमेगा टी यानी कि 2 पाई गुणिका ओमेगा फ्रीक्वेंसी कोण मान होता है आपका। प्रणाली कहती है थ्री फेज सिस्टम। वन फेज सिस्टम के संबंध में थ्री फेज प्रणाली बनती है, लेकिन बाद में थ्री फेज प्रणाली पर उत्पादन तथा प्रोषण सब होता है। दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है, जबकि थ्री फेज सप्लाई में वाइंडिंग विद्युत का विस्थापन 120 डिग्री होता है। थ्री फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण वन फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, अधिक दक्षता वाले होते हैं। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रीडिंग बढ़ती है। थ्री फेज सिस्टम को दो तरीके से जोड़ा जाता है। आपका स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। ये आपका स्टार कनेक्शन है, ये आपका एक नीचे वाला, ठीक है, डेल्टा और स्टार कनेक्शन। ऊपर वाला आपका स्टार कनेक्शन हो गया, नीचे वाला आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। जब भी कोई डेल्टा कनेक्शन में हो तो वी एल इक्वल टू वी पी एच, जहाँ पर वी एल लाइन वोल्टेज होगी, वी पी एच क्या होगी, फेज वोल्टेज होगी। आई पी एच क्या होगी, आई एल अपॉन में √3। यहाँ आई एल लाइन करंट है तथा पी एच फेज करंट है। जब भी कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो आई एल लाइन करंट होगा आपका और आई पी फेज करंट होगा। जब भी कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर क्या होगी, Pt इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा। जब भी कोई लोड ट्रायंगल कनेक्शन में हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, Pt इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा। थ्री फेज प्रणाली तारों का फेज अनुक्रम RYB होता है, रेड येलो ब्लू। थ्री फेज प्रणाली तारों का फेज अनुक्रम क्या होगा, RYB, रेड येलो ब्लू। थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम के इंडक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुफेजीय मोटरें स्वतंत्र स्टार्ट होती हैं। वन फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर की तुल्यकांक सरल होता है। थ्री फेज मोटर की तुलना में वन फेज मोटर की शक्ति गुणांक कम होता है। वन फेज संचालन प्रणाली की तुलना थ्री फेज संचालन प्रणाली पर अधिक निर्भर योग्य होती है तथा थ्री फेज संचालन प्रणाली में तांबा अक्षति कम होती है। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों का मिलन बिंदु से जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, और जिसमें तार धारा का मान 0 होता है उसे थ्री फेज या 4 वायर प्रणाली कहते हैं। दो प्रत्यावर्ती परिणाम सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता 0 होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक चालकता अनंत होनी चाहिए। डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट का केवल प्रतिरोध धारण किया रहेगा। विद्युतीय विस्थापन क्या होता है, 360 विद्युतीय अंश अपॉन फेजों की संख्या।
किसी भी त्रिफेजी मोटर के दो फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यानी कि किसी भी थ्री फेज मोटर के दो फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है तो यदि कोई थ्री फेज प्रेरण मोटर आर वाई वी फेज अनुक्रम में जुड़ी है, यदि आर बी वाई कर दिया जाए तो मोटर घूमने की दिशा बदल जाएगी। दोलित्र परिपथ की आवृत्ति क्या आती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। AC के लिए साधित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को साधित्र विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक साधित्र में पावर फैक्टर का मान 0 लैगिंग होता है। ये चैप्टर आपका अभी कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका मापक यंत्र यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र क्या थे? इलेक्ट्रिकल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे बिजली की सभी चीजों को हम माप सकते हैं, उन मापक यंत्रों के बारे में ये चैप्टर रहेगा पूरा कंप्लीट आपका। विद्युत मापक यंत्र क्या होता है? वह यंत्र जो वैद्युतिक राशि, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस आदि इत्यादि को मापता है उसे विद्युत मापक यंत्र कहलाता है। ये यंत्र विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर कार्य करते हैं। विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु फास्फोरस ब्रोंज है। किसी वैद्युतिक प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक यंत्र यानी कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि को केवल उपस्थिति दर्शाता है, उसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है? आपका प्राइमरी होता था पहले, इसमें क्या होता था? ओनली सुई के द्वारा ही आपकी राशि को केवल इंडिकेट किया जाता था। ठीक है। द्वितीयक यंत्र यानी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वह युक्ति जिसके द्वारा राशि को मापा जाता है, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सूचक इंडिकेटिंग यंत्र, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को तत्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा पूर्णांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, मेगर और वाट मीटर। रिकॉर्डिंग यंत्र कहता है वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, उसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। यानी कि जो भी वैद्युतिक राशि होगी उसके तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पे पेपर पर अंकित करता रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम? रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। इंटीग्रेटिंग यंत्र वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जैसे किलोवाट, आवर मीटर और ऊर्जा मीटर। विद्युत परिपथ में संकेतिक यंत्रों की आवश्यकताएं निहित होती हैं। एक विक्षेपक टार्क और एक नियंत्रण टार्क और एक अवमंदन टार्क। विक्षेपक टार्क क्या होता है? सूचक को शून्य की स्थिति में विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टार्क की आवश्यकता होती है। इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है। नियंत्रक टार्क क्या होता है? विक्षेपक टार्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टार्क की आवश्यकता होती है। नियंत्रक टार्क विक्षेपक टार्क का प्रतिरोध करता है और विक्षेपण के साथ बढ़ता है। इससे स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली तथा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसकी कमानी फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। और इसमें गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में क्या होता है? गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली द्वारा उपयुक्त यंत्र केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति रखने पर प्रभावी होता है। यह लाइट वेट यानी कि हल्का होता है, यह वजन में भारी होता है। इसका उपयोग PMMC और डायनोमीटर यंत्र में करते हैं। PMMC यानी कि मैग्नेटिक होती है, जिसमें इसका उपयोग होता है। इस स्केल का प्रारंभ में संघन तथा बाद में विरल तथा क्रैंड स्केल में कहलाता है। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। तापमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डैम्पिंग टार्क, जब सूचक तथा विक्षेपक और नियंत्रण टार्क लगता है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जिसे डैम्पिंग टार्क रोकता है। यह सूचक को विरामावस्था में लाता है। इसे वायु घर्षण, एडी धारा तथा गुरुत्व घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली यह कहती है इसमें एयर चैम्बर में स्थित पिस्टन पर लगने वाला वायु दाब सदा इसकी गति का विरोध करता है।
इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। भंवर धारा अवनंदन प्रणाली एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, ये एक अवनंदन ही बहुत ही भावपूर्ण विधि है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एल्यूमीनियम तथा तांबे की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैवल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। द्रव घर्षण अवनंदन प्रणाली, इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसमें उच्च श्यानता वाले द्रव का प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रयोग करने पर इसका वजन बढ़ता और इसका कारण इसका उपयोग अत्यंत सीमित है। कुछ इसके महत्वपूर्ण यंत्र है, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र है जैसे कि मूविंग कॉइल यंत्र। इसमें कॉइल घूमता है। यह डीसी मोटर के सिद्धांत अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसमें स्केल एक समान होता है। इसका स्थायी चुंबक भी प्रयोग होता है। यह स्थायी चुंबक तथा डायनोमीटर प्रयोग होते हैं क्या होते हैं ये दूसरे मीटरों की तुलना में महंगे होते हैं। इसमें शक्ति का खपत कम होती है। यह बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। ये मजबूत भी होते हैं। स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी पर तथा डायनोमीटर पर मूविंग कॉइल यंत्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। मूविंग आयरन यंत्र क्या होता है? इसमें कॉइल स्थिर रहता है। यह एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। एमआई प्रकार के उपकरण में आरैखिक पैमाना प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण प्रकार, ये विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकर्षण प्रकार क्या होता है? यह यंत्र समान ध्रुवता वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों में विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक प्रकार की धारा मापी यंत्र है जो बहुत कम समय में 10 की माइनस पावर धारा को माप सकता है। संकेत में इसे जी से दर्शाया जाता है, गैल्वेनोमीटर कहते हैं जिसको। इसके बाद एमीटर क्या होता है? जैसे ये दर्शाया गया, ये एमीटर आपकी, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आपका। इसमें प्रतिशत टारक धारा में उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन कई बार आपका पुट हुआ है, जो आपका एमीटर है वो श्रेणी या क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यह किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर को एमीटर से बदलने के लिए एक शंट कम प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य है। एक ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, कितना होता है? वो क्या होता है? शून्य। एमीटर का प्रतिरोध शंट प्रतिरोध से कम होता है। एक एमीटर में शंट का कार्य करंट को गुजारना होता है। यह एक द्वितीयक उपकरण है। वोल्टमीटर यानी वोल्टेज मापने के लिए, इसका उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है और एमीटर आपका श्रेणी क्रम में। इसमें विपेक्षक टारक मापने वाले वोल्टेज के समानुपाती धारा से उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इससे इसकी रेंज भी बढ़ाई जाती है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। मल्टीप्लायर का प्रतिरोध अनंत होता है। एमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्टमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तब वोल्टमीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर एमीटर की तरह यूज किया जाता है। वाटमीटर क्या था? वह शक्ति मापने वाला यंत्र। डीसी की शक्ति P = VI, एसी की शक्ति P = VI cos phi होता है। जहाँ cos phi पावर फैक्टर है, वहां पर phi फेज एंगल है। इसका वर्गीकरण विपेक्षी उपकरण के रूप में किया गया है। यह वोल्ट डायनोमीटर प्रकार के इंडक्शन प्रकार तथा स्थिर विद्युत प्रकार के होता है, परंतु प्राय डायनोमीटर प्रकार की विद्युत होता है क्योंकि यह एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। इंडक्शन प्रकार केवल एसी को मापता है। इंडक्शन का प्रकार का केवल किसको मापता है? केवल एसी को। ऊर्जा मापी यानी कि एनर्जी मीटर, ये आपका एनर्जी मीटर से हुआ है। ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा मापता है। इसे किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। ये यंत्र में एक चक्कर काटने वाली शक्ति होती है, जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में विद्युत खपत के अनुपाती होती है। यदि किसी ऊर्जा मापी
के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंत बदल कर दिया जाए तो शक्ति घूर्णन गति दिशा भी परिवर्तित नहीं होगी। यदि शक्ति बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गतिमान रहती है तो यंत्र का वह दोष क्रीपिंग दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बना दिए जाते हैं। एसी ऊर्जा मीटर में डिस्क के रूप में उत्पन्न नियंत्रित करने के लिए एडी करंट या डैम्पिंग टॉर्क का उत्पन्न किया जाता है। प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर इंडक्शन प्रकार के होते हैं। किसी डीसी परिपथ में ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा मीटर एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। मीटर एम्पियर घंटा प्रकार के ऊर्जा का मीटर स्थिर गुणांक रेजिस्टेंस किलोवाट पर आवर द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर को श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की कुंडली बनी होती है। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। दाब कुंडली के गहन वायर के लपेटों की संख्या की बनी होती है। ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए ऊर्जा मापी के द्वारा कॉइल में तांबे की बनी शेडिंग रिंग लगाई जाती है। यह ऊर्जा संकलन यंत्र प्रारूपी होता है। ओम मीटर, इसके द्वारा चालक का प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर को उपयोग में लाए जाने में यह आवश्यक है कि उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले, संकेतक को शून्य प्रतिरोध को सेतु संयोजित कर ले, उसके फोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले विद्युतीय परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। इसके द्वारा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। यह मेगा ओम को दर्शाता है। मेगर क्या होता है? इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। यह मेगा ओम को मापता है। मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है। 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगा वोल्टेज 500 होनी चाहिए। IE नियमों के अनुसार के अर्थ है चालक के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध 50 मेगा ओम अपॉन में निर्गमों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। एक विद्युत कैथली के अर्थ दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग 0 है। यह शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल दर्शाता है। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं माप सकता। मल्टीमीटर क्या है? आवृत्ति नहीं मापा जा सकता। मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं मापी जा सकती। इसे एवियोमीटर भी कहा जाता है। AVO किस लिए? A को एम्पियर यानी कि एमीटर, V वोल्टेज वोल्टमीटर, ओम मीटर, यानी इसके द्वारा धारा, विभव, प्रतिरोध तीनों को मापा जा सकता है। यह AC तथा DC को मापता है। इसके प्रचालन के लिए लगभग 9 वोल्ट DC स्रोत की जरूरत होती है। जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है जो इसके अंदर लगाए जाते हैं, जिसपे यह कार्य करता है। इसके सिलेक्टर की स्विच की स्थिति प्रतिरोध के मान के अनुसार बदली जाती है। इंटीग्रेटेड परिपथ के प्रकार मल्टीमीटर तथा अधिक सेंसेशन एवं शुद्ध होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है। यदि इसकी बैटरी कमजोर हो जाए तो यह कम रीडिंग देगा, यानी कि बैटरी जैसे भी डाउन हो जाए तो आप इसकी बैटरी चेंज कर दें और नया रीडिंग कम दिखाई देगा, जिससे चेक करने में प्रॉब्लम आएगी। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? इसके द्वारा AC स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। यह ऊर्जा स्रोत वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। यह यंत्र 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी के अंतर को नहीं पढ़ सकता। CRO क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एक CRT होती है, उसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा DC तथा अथवा AC वैद्युतिक राशियों को तरंग आवर्ती पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। यह बहुत संघनित सेंसिटिव होते हैं। CRO में सीधे शक्ति नहीं मापा जा सकता तथा वोल्टेज, धारा और आवर्ती को सीधे मापा जा सकता है। CRO से शक्ति नहीं मापी जा सकती तथा वोल्टेज, धारा और आवर्ती सीधे मापे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस चैप्टर के करेंगे। इंडक्शन मीटर की रेंज 100 एम्पीयर होती है और एक वोल्ट इकाई 740 वाट घंटे के बराबर होती है। यह चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके इसके संयोजनों को अंत बदल दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विपेक्षित दर्शाएगा।
स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमन्दक बल पैदा करने के लिए एडी करंट या अवनंदन विधि का प्रयोग होते हैं। यानी स्थायी चुंबक कुंडली में जो अवमन्दक बल पैदा होता है उसमें एडी करंट का प्रयोग होता है। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कुंडलियों का स्थिर रखा जाता है। डायनेमोमीटर में क्या होती है, दो धारा कुंडलियों की होती है, स्थिर रखी जाती है। वोल्टमीटर में विपेक्षक टार्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। एमीटर के विपेक्षक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर घंटा मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर सुग्राह्य होता है। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क संयोजन आसानी से नहीं किया जा सकता। पीजोमीटर का प्रयोग बहुत कम दाब मापने के लिए किया जाता है। पीजोमीटर का बहुत कम दाब मापने के लिए पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग होता है। ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेविटी नियंत्रण की विधि का दोष है कि उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। प्राय डायनेमो प्रकार के डैम्पिंग वाटमीटर में डैम्पिंग टार्क वायुकर्षण द्वारा लगाए जाते हैं। डायनेमोमीटर में जो वाटमीटर के डैम्पिंग वायुकर्षण द्वारा लगाए जाते हैं। अभी हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर है। जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है, जनित्र कहते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने वाली मशीन जनित्र। जनित्र जैसे कि हम घरों में जो जनरेटर वगैरह यूज करते हैं वो जनित्र होता है। यदि जनित्र डीसी डायरेक्ट करंट पैदा करती है तो डीसी जनित्र तथा एसी अल्टरनेट करंट पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाती है। छोटे आकार के डीसी जनित्र को डायनेमो कहते हैं। डीसी जनित्र डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस प्रकार गतिमान किया जाए कि इसकी गति से चुंबकीय बल रेखाएं का छेदन होता है तो उस चालक में विभवांतर बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। जिस विधि से डीसी जनित्र में विभवांतर बल पैदा होता है वह गतिज कहलाती है। फ्लेमिंग का वह दायां हस्त नियम क्या कहता है डीसी जनरेटर में। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विभवांतर बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ के प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा या पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करे और दूसरी बीच वाली उंगली इस चालक की प्रेरित विभवांतर बल की दिशा को इंगित करेगी। डीसी जनरेटर के मुख्य भाग क्या होते हैं, एक तो बॉडी होती है। मशीन के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, बॉडी या योक कहते हैं। यह कास्ट आयरन का कास्ट स्टील की बनाई जाती है। यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के लिए के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए के पथ प्रदान करती है। फील्ड या पोल क्या होता है, इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। फील्ड या पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होती है और सामान्यतः अधिकतम संख्या 8 होती है। जो फील्ड पोल की होती है, जो न्यूनतम संख्या कितनी होगी फील्ड पोल की, 2 होगी और सामान्यतः अधिकतम कितनी होगी, 8 होगी। ये लैमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं। आर्मेचर क्या होता है, यह एक बेलनाकार भाग होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर की लैमिनेटेड होने से उसमें ही स्टीयरिंग शक्ति तथा एडी धारा अत्यधिक कम होती है। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग का विभवांतर बल उत्पन्न करना होता है। सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध मान 1 ओम होता है। यदि यह डीसी जनरेटर में घूमने वाली भाग शाफ्ट प्रस्तापित किया जाता है। आर्मेचर में मुख्य 2 प्रकार की वाइंडिंग की जा सकती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या तथा पोल की संख्या के बराबर वेव वाइंडिंग में होती है। लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है और वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने के से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है जिससे करंट अधिक होता है।
यहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यहाँ वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ब्रशों की संख्या अपॉन में पथों की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग के से जोड़ दिया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाए तो डीसी करंट देगा। अगर आर्मेचर स्लिप रिंग के साथ जोड़ा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट देगा, और अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो डीसी करंट देगा। मशीन के ध्रुवों के समान संख्या के लिए लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग का विभवांतर बल अधिक होता है। दिक् परिवर्तक क्या होता है? कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कमाई का इंसुलेशन लगा होता है। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कस कर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में वृत्त का भरा रहता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल्स पर उत्पन्न विभवांतर बल को डीसी के रूप में प्रदान करता है। इसे खंडित बल्ले या स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश तथा इंटरपोल्स के साथ कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ब्रश क्या होते हैं? ब्रश यह कार्बन का बना होता है। यह बड़ी अक्षमता के जनित्र में ब्रश तांबा कार्बन के मिश्रण का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नरम तथा लुब्रिकेटिंग होते हैं, जिनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ब्रश के द्वारा करंट बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। उच्चतम अक्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन कक्ष पर होना चाहिए। कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व करंट डेंसिटी 5 एम्पीयर पर स्क्वायर मीटर रखा जाता है। यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। ब्रश में कम्यूटेटर की सहायता से एकादिशीय आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। विभवांतर बल समीकरण, इसमें जनित्र में उत्पन्न विभवांतर बल की गणना करते हैं। ई जनित्र द्वारा पैदा की गई विभवांतर बल वोल्ट्स होता है। फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या, एन आर्मेचर घूर्णन की गति, पी पोल्स की संख्या, ए आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या। डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित की जाएगी। डीसी जनित्रों का वर्गीकरण कैसा होता है? उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्रों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक पृथक उत्तेजित जनित्र यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और बी स्व उत्तेजित जनित्र सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इस प्रकार के जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। उसमें उत्तेजक वोल्ट का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। पृथक वितेजित जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व बल के विभवांतर बल पर पैदा कर सकती है। जहां हम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो, वहां पर क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है, और वहां पर इस प्रकार का जनित्र का प्रयोग होता है। विद्युत लेपन, धातु शुद्धिकरण इत्यादि में प्रयोग होता है इसका। स्व उत्तेजित जनित्र, इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युतीय स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। स्व उत्तेजित जनित्र में यह भी दो प्रकार के होते हैं: स्थायी चुंबकीय जनित्र। स्थायी चुंबकीय जनित्र, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। ये युक्ति डायनमो आदि छोटे जनित्रों में होती है। विद्युत चुंबकीय जनित्र, इसमें चुंबकीय जनित्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र वाइंडिंग्स के संयोजन विधि के आधार पर जनित्र मुख्य तीन प्रकार के होते हैं: एक श्रेणी कुंडलित जनित्र, एक शंट कुंडलित जनित्र और एक कंपाउंड कुंडलित जनित्र। श्रेणी कुंडलित जनित्र क्या होता है? सीरीज वाउंड जनित्र। इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणियां क्रम में होते हैं। इस जनित्र को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुलना में परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त विभवांतर बल का धारा का मान शून्य हो जाएगा। इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम प्लेट वाली बनाई जाती है। इस जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। इस जनित्र में लोड परिवर्तन में टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन होता है। इस सीरीज जनित्र होने के कारण यह जगह विद्युत धारा का मान समान होता है।
IL इक्वल टू ISCEI ए। आई यानी कि लोड धारा होती है, IC होता है सीरीज फील्ड धारा और IA होता है आर्मेचर धारा। और IL इक्वल टू E अपॉन में RA RSE RL। E उत्पन्न विभवांतर बल, RA आर्मेचर प्रतिरोध, RSE फील्ड प्रतिरोध, RL लोड प्रतिरोध। इसका उपयोग डीसी प्रेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। शंट जनरेटर क्या होता है? इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित होती है। इसमें जनरेटर को लोड में संयोजित करके चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रभाव मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा। फील्ड वाइंडिंग को नहीं मिल पाता, फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग का पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता और विभवांतर बल का बल कम हो जाता है। इस जनरेटर को फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा क्या होती है? जहाँ IL लोड करंट में SH फील्ड करंट होता है। इसका मुख्य उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वाइंडिंग एक्सपाइटर, लिफ्टिंग, लोड स्थित वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर को श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कंपाउंड जनरेटर कहता है। यानी कि एक भाग को श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं कंपाउंड जनरेटर। इसका आउटपुट विभवांतर बल फुल लोड या नो लोड दोनों स्थिति में स्थिर रहता है। इसके आर्मेचर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम लपेट तथा शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार की अधिक लपेट की होती है। कंपाउंड जनरेटर की किस्में क्या होता है? एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से विपरीत कार्य करते हैं। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग तथा चाप वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। एक क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहता है इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से सहायक होते हैं। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेंथ मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इत्यादि में किया जाता है। दूर के भार में आपूर्ति में इसका उपयोग होता है। डीसी जनरेटरों के क्या कहते हैं? तीन प्रकार की होते हैं। डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं कौन कौन से? तीन प्रकार के। तो तारम अक्षति होती है, लोह अक्षति होती है, की यांत्रिक। तारम यानी कि कॉपर लॉस। यह विद्युत शक्ति की वह अक्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेस के संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग कोरों में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की अक्षति लोड शक्ति अक्षति कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। हिस्टेरिन अक्षति यदि लोहा आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय और चुंबकीय होने के विद्युत शक्ति की अक्षति हिस्टेरिन अक्षति कहलाती है। WH = N Bm 1.6 × FV। WH क्या था? हिस्टेरिन अक्षति होती है। वाट यानी F फ्रीक्वेंसी होती है। N क्या था? हिस्टेरिन नियतांक होता है। V करोड़ का आयतन होता है और B अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। एडी करंट लॉसेस क्या होता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक चालक में विभवांतर बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचर कोर में विभवांतर बल पैदा हो जाता है। तो इस विभवांतर बल के कारण कोर में प्रवाहित विद्युत धारा अनावश्यक रूप से वैद्युतिक शक्ति की खपत करती है, जिसे एडी करंट अक्षति कहते हैं। एडी करंट लॉस। Bm अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F फ्रीक्वेंसी, T लैमिनेशन की मोटाई। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने में एडी धारा की अक्षति का मान कम होता है। और यांत्रिक मैकेनिकल लॉस क्या होते हैं? आर्मेचर के वायु के घर्षण में बियरिंग्स के घर्षण तथा ब्रशों के कम्यूटेटर घर्षण में होने वाली अक्षति
यांत्रिक अक्षति कहलाती है। डीसी जनरेटर में सारी अक्षतियों को सुविधापूर्वक निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। स्टे अक्षति यानी स्ट्रे लॉस, लोहा अक्षति प्लस में यांत्रिक अक्षति। नियत कांस्टेंट लॉस क्या आता है? लोहा अक्षति प्लस में यांत्रिक अक्षति प्लस में शंट फील्ड अक्षति। अस्थिर वेरिएबल लॉस क्या आता है? आर्मेचर अक्षति प्लस में सीरीज फील्ड अक्षति। या कुल अक्षति टोटल लॉस नियंत्रक अक्षति प्लस में अस्थिर अक्षति। डीसी जनरेटर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। यांत्रिक दक्षता होती है उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति अपॉन में इनपुट यांत्रिक शक्ति अपॉन मल्टीप्लाई में 100%। वैद्युतिक दक्षता क्या होती है? आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन में उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति मल्टीप्लाई में 100%। व्यावसायिक दक्षता आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन में इनपुट यांत्रिक शक्ति मल्टीप्लाई में 100। डीसी जनरेटर की दक्षता 85 से 90% तक होती है। डीसी जनरेटरों का समांतर क्रम इस ग्राफ जो भी आपके पास डायग्राम इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। वहाँ पर डीसी जनरेटर समांतर क्रम में प्रयोग होता है। दो जनरेटरों को समांतर चलाने से सप्लाई मिश्रितता के साथ साथ मरम्मत की सुविधा मिल जाती है और अंतरिक्ष इकाई लगाने का काम आसान हो जाता है। दो जनरेटर समांतर क्रम की चालन की अवस्था क्या होती है? धन से ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए। दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए। दोनों जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए। अगर दोनों जनरेटर समांतर क्रम में चल रहे हों और एक जनरेटर हटा दिया जाए तो पहले से उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 7 हमने आज इस वीडियो में 3rd से 7th चैप्टर तक कवर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें हम 8th चैप्टर से लेकर 12th चैप्टर तक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।